रूपा ने ग्रेजुएशन करके बीएड करने के लिए टेस्ट दिया था। उसका एडमिशन दिल्ली के जिस कॉलेज में हुआ था वह उसके गांव से काफी दूर था। उसके पापा ने अपने एक दोस्त के परिचित से कॉलेज के पास ही एक किराए का कमरा ले लिया था। वह जब से आई थी तब से सिर्फ 2 बार ही मकान मालिक के परिवार से मिली थी। एक दिन जब शाम को कॉलेज से लौटकर आई तो उसने एक बहुत ही आकर्षक और गेहुए रंग वाले लड़के को अपने मकान मालिक की बालकनी में देखा। वह सोचने लगी कि शायद कोई मेहमान आया होगा। रात को खाना खाने के बाद जब वह बाहर बरामदे में निकली तो देखा कि गेट से कुछ दूर पर ही एक नीम का पेड़ था। उसके नीचे वही लड़का खड़ा था। वह सहसा चौंक गई कि इस समय वह पेड़ के नीचे क्या कर रहा है। वह लड़का आगे बढ़ा और उसके नजदीक चला आया। फिर रूपा से बोला, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? पहले तो आपको कभी नहीं देखा। उसने एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरते हुए खुद ही बातों का सिलसिला जारी रखा और बोला, मेरा नाम वीरू है। आप जिस घर में रहती हैं वह मेरा ही है। मैं आज ही गोवा से आया हूँ। यहाँ कॉल सेंटर में रात की ड्यूटी करता हूँ। रूपा को आश्चर्य हुआ कि उसके मकान मालिक ने इसके बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया। उस दिन के बाद से रूपा ने अक्सर वीरू को अपने कमरे की खिड़की से बाहर नीम के पेड़ पर चहलकदमी करते हुए देखा। वह भी मुड़कर उसे देखता और मुस्कुरा देता। जवाब में वह भी मुस्कुरा देती। रूपा ने बहुत बार सोचा कि मकान मालिक से उसके बारे में पूछे, मगर हिम्मत नहीं हुई। वह इन बखेड़ों में फंसना नहीं चाहती थी। उसकी शादी तय हो गई थी और जिस लड़के से उसकी शादी तय हुई थी वह उसकी पसंद का भी था। जिंदगी एक रूटीन से गुजर रही थी। 2-3 दिन की छुट्टियों में वह अपने गांव चली जाती थी। एक दिन अजीब संयोग हुआ। वह शाम को कॉलेज से थोड़ा देर से लौटी थी और गांव जाने के लिए निकली तो वीरू को अपने घर के पास वाले पार्क में टहलते हुए देखा। वह उसके पास आ गया और बड़ी बेफिक्री से बोला, हेलो, क्या हो रहा है? रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस ऐसे ही, कॉलेज से अभी अभी आई और अब गांव जाने के लिए निकलना है। रूपा ने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब उसने कहा, बस यूं ही ताजी हवा का आनंद ले रहा था। उसने बताया कि उसे अकेले रहना पसंद है। वीरू ने कहा, वैसे ही मैं आपका इंतजार कर रहा था। वह एक पल के लिए अचकचा सी गई। उसकी गहरी नीली आंखों के सम्मोहन में वह डूब सी गई। ऐसा लग रहा था वाकई जैसे उसी का इंतजार कर रहा था। वीरू उसकी तरफ बढ़ा। तभी पीछे से आवाज आई, रूपा क्या कर रही है? वह उसकी कॉलेज की फ्रेंड कनिका थी। कॉलेज की फ्रेंड को देखकर वीरू तेजी से बाहर निकल गया। रूपा अपनी दोस्त की तरफ घूमकर बोली, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। रूपा उससे पीछा छुड़ाकर बाहर निकल आई, लेकिन बाहर उस लड़के का नामो निशान नहीं था। घर पहुंचकर भी उसके जहन में उस लड़के की रोशन आंखें और उदास चेहरा छाया रहा। उसने अपना सामान उठाया और उसके बारे में ही सोचती रही। आखिर इस समाज का हिस्सा होते हुए भी वह इतना अकेला क्यों है? या तो इस उम्र के लड़के गर्लफ्रेंड के बिना रह नहीं सकते। जल्दी से बस स्टॉप पर आई, टिकट लिया और आकर बस में आंखें बंद करके बैठ गई। तभी उसे लगा कि बस की खिड़की के पास वीरू खड़ा है। वह झट से उठी और खिड़की खोलकर देखा तो एक छाया जाती हुई नजर आई। उसने आवाज देने की कोशिश की, परंतु तब तक बस चल पड़ी। वह सोच में पड़ गई कि जब उसे मिलना ही नहीं था तो आया ही क्यों। तीसरे दिन रूपा को शाम को वापसी पर वे फिर नीम के पेड़ के नीचे नजर आया तो उसकी ओर चल पड़ी। उसने पूछा, कल तुम कहाँ गायब हो गए थे? कहीं नहीं, बस मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे कॉलेज के लोग मुझे यहाँ तुम्हारे साथ देखकर कोई गलत राय कायम करे। उसने कहा, तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। तब रूपा ने कहा, मेरा नाम रूपा है। रूपा से उसने कहा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रूपा ने झट से अपना हाथ बढ़ा दिया। उसने खुश होकर उसका हाथ थाम लिया। रूपा ने पूछा, यहाँ तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? उसने कहा, मुझे यहाँ लोग पसंद नहीं है, सबके सब मतलबी हैं। रूपा ने कहा, ऐसा तो नहीं है,
मेरे तो इतने कम दिनों में बहुत से दोस्त बन गए हैं। उसने रूपा की तरफ गहरी उदासी भरी नजर डाली और उठकर चला गया। उसके बाद रूपा और वीरू गहरे दोस्त बन गए। हर जगह साथ जाते, लेकिन कहीं भी जाना होता तब वीरू रात को ही मिलने का समय देता था। रूपा को कई बार रात को निकलना ठीक नहीं लगता। एक दिन रूपा ने पूछा कि तुम दिन में क्यों नहीं मिलते? तब उसने कहा, रात मुझे बहुत अच्छी लगती है, वहां भी मुझे हंगामे और शोर शराबे से बहुत चिढ़ होती है। रूपा खामोश हो गई। एक दिन एक अजीब घटना हुई। उस दिन वे दोनों शाम को किसी रेस्टोरेंट में कॉफी पीने के लिए गए थे। रूपा ने जब 2 कॉफी का ऑर्डर दिया तो वेटर उसे हैरानी से देख रहा था। रूपा वीरू से बातें कर ही रही थी और कॉफी पी रही थी। तब भी वह लगातार उन्हीं की तरफ देख रहा था। रूपा को कुछ अटपटा लगा। वे धीरे से बोली, आखिर हम ऐसी कौन सी बात कर रहे हैं जो ये हमें देखे ही जा रहा है? वीरू ने धीरे से कहा, मैं और तुम एक साथ हैं। रूपा को ये बात समझ में नहीं आई। ऐसे ही एक बार चांदनी रात में किसी पार्क में टहलते हुए रूपा ने यूं ही उससे पूछा कि तुम हमेशा गले में मफलर क्यों पहनते हो? तुम्हें गर्मी नहीं लगती? वीरू पहले तो उसे काफी देर तक खामोशी से देखता रहा, फिर मुस्कुराकर उसने मफलर उतार दिया और पलक झपकते ही इतनी गर्मी में भी सर्दी की एक तीव्र लहर उसके पूरे वजूद में प्रवेश कर गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गर्दन काटकर फिर से जोड़ी गई हो। अब भी खून उसके इर्द गिर्द जमा था। डर गई ना? वीरू की आवाज से वह चौंकी। उसे अचानक होश आया और वह बोली, अच्छा होगा कि ये मफलर तुम पहन ही लो। रूपा ने अपने सूखे हुए होठों पर जुबान फेरी। वह उससे एक बार मिल ना लेती तो उसका दिन अधूरा रहता। अगले दिन वह दिखाई नहीं पड़ा तो वह पूरे समय बेचैन रही। कॉलेज में भी उसका मन नहीं लगा। उसका काम भी पूरा नहीं हुआ। एक बार मन में आया कि ऊपर जाकर देख लूं, फिर सोचा कि कहीं वह उसकी इस बात का बुरा ना मान जाए। 2 दिन बाद जब वह उससे मिली तो झट से उसका हाथ बड़ी आत्मीयता से अपने हाथों में ले लिया। लेकिन अगले ही पल रूपा ने घबरा कर उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। रूपा ने कहा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। वह बोला, हाँ हाँ बोलो। रूपा ने कहा, गांव से माँ की चिट्ठी आई है। लड़के वाले शादी के लिए बहुत जोर दे रहे हैं। तो मैं पिछले 8 महीने से जब से तुमसे मिली हूँ तब से उसको भूल ही गई थी और अब उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। वीरू ने उसकी तरफ उचटती हुई नजर डाली। ये बात वे अपने कमरे में ही करना चाहती थी, लेकिन वीरू को हमेशा खुला हुआ वातावरण ही पसंद था। उस समय वे मजे से आंखें बंद किए पार्क की बेंच पर टेक लगाकर बैठा था और रूपा उसके चेहरे के भाव को पढ़ने में मग्न थी।
तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसने आंखें खोलते हुए पूछा। तब रूपा ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुमको पसंद करने लगी हूँ। ये कहकर रूपा उसकी आंखों में देखने लगी, जिनमें अब प्यार की चिंगारियां दिख रही थी। तब उसने कहा, आखिर तुम भी गांव की एक सामान्य लड़की ही निकली, अपनी इच्छाओं और ख्वाहिशों की गुलाम। उसने कहा, तुम भी अब शहरी कल्चर में रंग गई हो, आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। ये कहकर वह तेजी से उठा और एक अंधेरे कोने में गायब हो गया। अब वीरू उसके लिए एक रहस्यमय पहेली बनता रहा था। आखिर उसने उसे सिर्फ शादी की ही तो बात की थी, और उस मामूली सी बात पर वह इतना नाराज हो गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कभी भी खुद को इतना अपमानित कभी नहीं महसूस किया था। उसने फैसला कर लिया था कि वह कल ही मिस्टर वर्मा से इसके बारे में बात करेगी। ये भी पूछेगी कि वीरू इतना अजीब क्यों है। उसके बाद वह भी पार्क से निकलकर अपने कमरे की ओर चल पड़ी। कमरे में पहुंचकर वह टेबल पर कई दिनों से रखे हुए पत्र देखने लगी। उसमें से एक पत्र माँ का था, जिसमें उन्होंने हमेशा की तरह जल्दी से जल्दी घर लौट आने और फिर शादी की बात लिखी थी। उसको अपने आप पर गुस्सा आया कि वे अपनी माँ बाप को धोखा देने जा रही थी। बिना मतलब के वे किसी अनजान व्यक्ति से शादी करना चाह रही थी, जिसके बारे में वे पूरी तरह से जानती भी नहीं थी, और उससे शादी करने का इरादा कर लिया था। उसने एक दृढ़ निश्चय किया कि अब वीरू से कभी नहीं मिलेगी। चाय पीने का मन हुआ तो किचन में गई। ये देखकर वह आश्चर्य से भर गई कि वह किचन के दरवाजे पर ही खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रही थीं। रूपा ने सोचा, दरवाजा तो उसने अंदर से लॉक कर दिया था, फिर ये अंदर कैसे आ गया? तुम इस वक्त यहाँ कैसे? उसने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए पूछा। वीरू की आवाज गुस्से से भरी थी। तुम लड़कियां छोटे छोटे गांव से अपना मकसद हासिल करने के लिए यहाँ आती हो, यहाँ के लड़कों के साथ शादी का नाटक रचाती हो, और फिर अपनी छोटी सोच के कारण दूसरों का जीवन बर्बाद कर देती हो। इतना आसान समझ लिया है तुमने हमको। मैं तुम जैसी बेवफा लड़कियों को कभी माफ नहीं कर सकता। तुम भी मतलब निकालने के लिए मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन अब मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें ही खत्म कर दूंगा। उसने फल काटने वाला छुरा उठाया और तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। अगर वह उस समय तेजी से बाहर की तरफ भागी ना होती तो यकीनन वह उसके सीने में चाकू उतार चुका होता। वीरू, क्या तुम पागल हो गए हो? होश में आओ बेवकूफ लड़के, रूपा ने चिल्ला कर कहा, लेकिन उतनी ही देर में बड़ी फुर्ती से उसकी उंगलियों पर चाकू का वार कर ही दिया। अपनी उंगली जोर से पकड़े पकड़े वह उसे समझाती रही, मेरा विश्वास करो, ना जाने किस भावना के वशीभूत होकर मैंने तुमसे शादी करने के लिए कह दिया था। मैं सोच रही थी तुम भी मुझसे प्रेम करते हो। मैं जल्दी ही अपने घर जाकर शादी कर लूंगी। तुम चैन से अकेले इधर उधर घूमते रहना। अब समझ में आया कि तुम क्यों इतने अकेले हो। ये सुनकर वीरू थोड़ा आहत हुआ और पीछे हट गया। फिर बोली, यही तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम अपने मंगेतर से
जब तक हम पहुंचे तब तक खून अधिक बह जाने के कारण उसने दम तोड़ दिया, लेकिन मरने से पहले उसने बताया कि वह मेरे अलावा किसी और से प्रेम करती थी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तब से ही शायद उसकी बेकरार आत्मा हर लड़की से बदला लेने को बेचैन रहती है। तुम खुशकिस्मत हो कि बड़े नुकसान से बच गई। रूपा की हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में खून नहीं। वह जड़ता जैसी हालत में अपने कमरे में आ गई। तो क्या वह वीरू की प्रेतात्मा थी जिससे वह प्यार करने लगी थी? उसने स्वयं से प्रश्न करते हुए पैकिंग शुरू कर दी। उसने निश्चय कर लिया कि जल्द से जल्द अपने घर लौट जाएगी। वह बाहर निकली तो उसने जाने की आखिरी 2 सीढ़ियों पर कदम रखते हुए पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा जैसे वीरू उसे हाथ हिलाकर बाय बाय कर रहा था। रूपा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह भारी कदमों से सड़क पर आ गई। फिर ये सोचते हुए कि क्या दूसरे लोग उसके साथ घटने वाली इस घटना पर विश्वास कर पाएंगे, वह आगे की ओर बढ़ गई।